अस्सलामुअलैकुम। आज़ादी की सुबह मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक, जिसका वो हकदार है। लेकिन वो इस सब के तो हकदार हैं ही, लेकिन जिस तरह कौम ने भी अपना दिल निछावर किया है और फिर हुकूमती सतह पे भी जो जो इक़दाम किए जा रहे हैं, चाहे वो कैश प्राइसेस हों, चाहे उनके इस्तकबाल से लेकर जो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया था जब वो जहाज में लैंड हुए थे, बल्कि वो अभी सरजमीन पे मतलब जहाज उतरा था तो हम शुरू हो गए थे। बात इतनी सी है। लेकिन व्हाट आई लव इज जिस तरह अरशद नदीम को ऑनर किया जा रहा है, एंड व्हाट अ वर्दी रेसिपिएंट ऑफ दिस लव फ्रॉम द कंट्री। हमें बंदा भी ऐसा ही चाहिए जो इतना हम्बल हो, इतना खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग दैट पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर, हार्ड वर्किंग और बड़ा प्रोग्रेसिव भी उन्होंने अपने आप को साबित किया। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आपकी क्या ख्वाहिश है तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में खवातीन के लिए हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी का कुछ किया जाए, क्योंकि मतलब इट्स अमेजिंग बिकॉज़ अरशद इज ऑल but green flags. Yes, it is, he's just everything I think that we should aspire to be. और खास तौर पे by the way बोलते कितना अच्छा है कि बिल्कुल कोई शोबाजी वगैरह ना कि मैं बड़ी चीज हो गई, nothing like that at all. Basically हर जगह जो है वो आज मुल्क में जगह जगह जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। और दिन का आगाज़ जो है वो नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती की खुसूसी दुआओं से हुआ। ये सिलसिला तो अगर आपने पिछला जुमा जो अभी गुजरा है उसी में वो एक माहौल सा तो बन जाता है ना। ये है जिस तरह सलामी दी जाती है दिन के आगाज़ पर, बड़ी एक ट्रेडिशनल चीज़ है जो कि हम वी हैव कम टू एक्सपेक्ट। और जो आपको पता है कि इर्द गिर्द लोग रहते हैं, मैं रहता था लाहौर में, तो वो आवाज़ें आती हैं एक्चुअली, और वो आवाज़ें आती हैं और वो एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होती है व्हेन यू आर यंगर। वो एड्रेनलिन जो है ना, वो आपको खून में जज्बा जिसे कहते हैं ना, वो आपको अपने लहू में महसूस होता है। दैट इज सो ट्रू। और एंड देन यू ग्रो आउट ऑफ इट, फिर आप बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक नई जनरेशन आ रही होती है तो हर किसी को ये चीज़ बड़ी एक्साइट करती है कि जी तोपों की आवाज़ भी आई। अ लॉट ऑफ किड्स, यंग पीपल, दे वेक अप इन द मॉर्निंग टू एक्चुअली सी इट ऑन टीवी कि दिखाया जाएगा। तो मुतअद्दिद तकरीबात हैं। अभी इससे पहले हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की गुफ्तगू सुन रहे थे। मुख्तलिफ वज़राए आला अपने अपने सूबों में, सूबाई दारुल हुकूमतों में तकारीब कर रहे हैं। फिर रात में भी तकारीब आपको पता है हुई हैं। एक तो अरशद नदीम के एजाज़ में अलग से तकरीब हुई थी, फिर जश्न आज़ादी के सिलसिले में भी एक तकरीब हुई थी, और सबकी तरफ से पैगाम आ रहे हैं, आर्मी चीफ की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़रा की तरफ से, सदर मुमलिकत की तरफ से। और अच्छा एक बात हमने करनी है दोबारा से। अब कई बरस हो गए हैं ये कहते हुए, और अभी तो माहौल भी बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, हमारी जो दूरियां थीं वो निस्बतन कम हुई हैं। सो प्लीज़ हम दोबारा से एट दिस मोमेंट हम दोबारा से इस बात का अयादा कर लें, और आप सबसे, हम सब एक दूसरे से गुजारिश कर लें, मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें, आप किसी और से कर लें या आप हमसे कर लें, कि वो जो नफरतों की दीवारें हमने बहुत ऊंची की हुई हैं, और हम वो जो नेज़ा अरशद नदीम मारते हैं ना, जैवलिन, वो हम नेज़े एक दूसरे की तरफ लेके खड़े हो जाते हैं, उनको ज़रा नीचे करें, उनको ज़रा कम करें, अपने आप को ठंडा रखें, और इस मुल्क की तरक्की के लिए अब कुछ करने का सोचकर, मिलकर कुछ करने का सोचें और आगे बढ़ें। क्योंकि देयर इज़ नो डाउट कि ऑब्वियसली चाहते तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लीडर्स, हम लोग, हर कोई यही चाहता है ना कि मुल्क की तरक्की हो और खुशहाली हो। जब आइडिया ये हो, जब सारे इस बात पे यूनाइटेड हैं, तो फिर तरीके क्यों मुख्तलिफ, और फिर एक दूसरे की तरफ वही नेज़ा वाली बात है कि वो क्यों तोपें जो एक दूसरे की तरफ की हुई हैं, जब एंड रिजल्ट एक ही चाहते हैं ना, तो फिर then we have to get along with one another and move ahead with that. एंड में तो हम यही चाहते हैं ना कि हमारा मुल्क तरक्की करे। बिल्कुल ना, मतलब ये एंड पॉइंट तो हम सारे एक ही चीज चाह रहे हैं, तो हम इतनी लड़ाइयों के बाद वहाँ क्यों पहुँचना चाह रहे हैं? We should be united in this. थोड़ा सा सिविल होके भी उसी एक पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की। एक मैं जरा आंखों देखा हाल सुबह का भी आपको बता दूं, बिकॉज व्हेन आई वाज कमिंग टू वर्क, तो हमारा जो कराची में सी व्यू है, तो कोई भी ऐसा ओकेजन हो, ईदें हो, ये 14 अगस्त हो, तो बड़े लोग आके वहाँ एंजॉय करने की करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, और तो कोई ख़ास जगह नहीं है। आज सुबह वो जगह भरी हुई है भाई। आई वॉज लाइक, हम रोज़ उसी रूट से आते हैं, कोई ख़ास रश नहीं होता, नॉर्मल जो ट्रैफिक होती है। आज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उससे भी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वैसे तो छुट्टी है,
बट इट वाज पैक्ड, बसें थी, लोग लगता है पूरी रात वहां सोए हैं, क्योंकि कल आपको पता है कि बड़ी आतिशबाजी भी हुई है। स्पॉट कर लिए, मैंने बिस्तरे स्पॉट किए, पीपल वर वेकिंग अप, चल रही हैं, गाने लगे हुए थे ऊंचे ऊंचे, मतलब क्या पार्टी माहौल था। क्योंकि हुमा कल रात से सीन शुरू हो गया था ना, ये वाले रात के विजुअल्स हैं, मतलब फायरवर्क्स भी हुए हैं ना बहुत इर्द गिर्द, तो सारी दुनिया जो थी वो वहां पहुंची हुई थी फायरवर्क्स देखने के लिए। में भी बड़े तारीखी बताया जा रहा है कि फायरवर्क्स हुए हैं, रात में हमने विजुअल्स भी देखे थे। आज गवर्नर हाउस कराची में परफॉर्म करेंगे आतिफ असलम, yes, and और अरशद नदीम, it is a public event and Arshad Nadeem is also going to be there and बड़ा हैपनिंग सा हो गया है। गवर्नर हाउस का माहौल भी आपको पता है जब से ये वाले गवर्नर तिजोरी साहब हैं वहाँ, बिल्कुल बड़ा ओपन डोर्स पॉलिसी है उनकी, कोई त्यौहार नहीं छोड़ते और लोगों को वो इनवाइट करते हैं कि इट्स ओपन, द डोर्स आर ओपन एंड यू कैन कम, व्हिच इज अ ग्रेट एक्चुअली प्रेसिडेंट। लेकिन मैं सिर्फ अरशद नदीम का सोच रही, थक नहीं जाएंगे इधर से उधर से उधर से इधर, मतलब आई होप कि वो सोच के ही आए हो कि अब उन्होंने जीत लिया है मेडल और अब लोग उनको छोड़ने नहीं वाले, एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम। अच्छा जी, अरशद पे माशाल्लाह तोहफों की बारिश हो रही है एंड वी वुड सजेस्ट अरशद टू हायर समबडी एन इन्वेस्टमेंट फर्म में भी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, टू हैव अ सिक्योर फ्यूचर, क्योंकि हमने अपने मुल्क में ऐसी मिसालें देखी हैं कि ओलंपियंस जब कुछ करके आते हैं उनको नवाजा भी जाता है, उनके पास सब कुछ मैसर भी होता है, लेकिन उसके बाद दे समहाउ कैन नॉट मैनेज थिंग्स एंड देन इट फेड्स अवे। और इसमें मेरा ख्याल है कि वो इतने बाशऊर हैं और इतने ग्राउंडेड हैं कि शायद वो अच्छी एडवाइस ले कि उनको वेल्थ मैनेजमेंट का कोई टीम रख लेनी चाहिए। He should have some professionals around him, financial advisors to help him manage all this prize money that he is getting। किसी को लगेगा ये क्यों बात कर रहे हैं, ये बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसमें मजीद बात करेंगे। अब्दुल्ला एक और बात करनी है ना, ये विजुअल्स जो मरियम नवाज साहिबा गई हैं सीएम पंजाब, और एक गाड़ी जो उनको दी गई है, गाड़ी तो चलें गाड़ी है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो गाड़ी का नंबर है, नंबर प्लेट है, वो हम थोड़ा सा जियो पाकिस्तान में इधर क्रेडिट ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले बात कि नंबर उनका यही होना चाहिए 92.97, ये इस प्लेटफॉर्म पे ही बात हुई थी, सिकंदर बख्त ने ये बात की थी, उस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और जब गाड़ियों और ये सारे it was the next morning when Arshad won the gold medal in Olympics, and we had a special show, we had a special transmission for him, और सिकंदर ने ना सिर्फ ये कहा था बल्कि कहा था इनके घर का नंबर, घर जो भी अब ये नया खरीदेंगे या पुराना जो घर है उसका नंबर भी 92.97 ही होना चाहिए। आई एम श्योर ही वुड। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कल मैं देख रही थी, बड़ी मुश्किलों से पैसे, तो मैं वीपीएन लगा के ट्विटर पे गई, बाय द वे मोर ऑन दैट लेटर कि आजकल इंटरनेट को क्या हुआ है, तो उस पर काफ़ी लोगों ने इसको एक्नॉलेज भी किया हुआ था कि ये नंबर कैसे सोचा और ये इट्स अ ग्रेट थॉट है, ये वो, तो मैंने कहा याद दिला दूं कि इसी प्लेटफॉर्म पे सिकंदर बख्त ने ये सजेशन की थी उसी दिन। सुना देना जरा फिर क्या गुफ्तगू हो रही थी। नंबर वन ये कि जो भी इनको पैसे मिले वो टैक्स फ्री होने चाहिए, उस पर टैक्स ना लगाएं, नंबर वन। तो दूसरी चीज़ ये कि उनको अगर कोई गाड़ी दे तो उसके गाड़ी का नंबर जो है ना 92.97 होना चाहिए। Lovely. There you go. Sikandar, that's a very innovative, that was a great idea and I'm it was so also glad that it was taken as well. अच्छा जी, अभी हम ये भी बता दें, थोड़ा सा हम और खुश हो जाते हैं। आज हम खुशी की बातें करेंगे, अच्छी बातें, कोशिश पूरी कि पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज़ादी परेड का भी एहतमाम किया गया और कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि चाहे रिवायती या गैर रिवायती जंग हो, डायनामिक हो या प्रोएक्टिव हो, जंगी हिकमत अमली हो, कोई भी हो, हमारा जवाब तेज़ दर्दनाक होगा और हम यकीनन गहरा और दूररस जवाब देंगे। अच्छा, कुछ शॉट्स फ्रॉम द परेड। इट्स रियली अर्ली इन द कौम का पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। ये मजबूत रिश्ता मुश्किल हालात में हमारी क़ुव्वत बनकर हौसलों और जज्बों को बढ़ाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। अफ़वाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मुझे पुख्ता यकीन है कि कोई मनफी क़ुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को न कभी कमज़ोर कर सकी है और ना ही आइंदा कर सकेगी। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाज़त ज़रूर देता है, मगर आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है।
अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसे कुछ यूं बयान किया, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा, हो फ़िक्र अगर खाम तो आज़ादी अफ़कार इंसान को हैवान बनाने का तरीक़ा। वाह, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, सब एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। वेरी वेरी नाइस। रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। सो बहुत आपने भी बड़ा काफ निकाला है जोर से। मैं वहीं से आया, मुझे काफ जरा वहीं से कुछ अखज़ किया है मैंने, लेकिन अच्छा ये खुशखबरी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट खुशखबरी ऑफ द पेट्रोल, वो भी आपको दे ही दें कि पाकिस्तानी कौम आज अपना 77th और 77 जश्न आज़ादी मना रही है, 77वां। मैंने ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि मैं 77वां का कह सकूं। मुझे भी फंसा रही हैं। हाँ, अच्छा, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 47 पैसे का। I was making such a big deal about what a तोहफा it is and all that, but anyway बिल्कुल यही कह रहे हैं। सही, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 47 पैसे फी लीटर की कमी हुई है। So we all very happy about it। अच्छा, नई कीमत होगी जी 260 रुपए and 96 पैसे और डीजल की कीमत में 6 रुपए 70 पैसे फी लीटर की कमी हुई है। नई कीमत होगी 266.7। कैसा है? ऐसे ये होती है ना बातें, ये हमें अच्छी लगती है। वैसे इससे ज़्यादा भी अगर आप लोग करना चाहें काम तो प्लीज़ हम तो सजेस्ट करेंगे कि बहुत ही कम कर दें, क्योंकि पेट्रोल जो है ये पिछले कुछ दिनों में स्काई रॉकेट हो चुका था। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, वी लव गिविंग यू गुड न्यूज़। अच्छा जी, हम ज़रा बात कर रहे थे कि कोई इत्तेफाक राय पैदा हो जाए, जो कुदरतों की दीवारें हमने अपने इर्द गिर्द खड़ी की हुई हैं, बुलंद से बुलंदर होती जा रही हैं, उस पर हम एक के बाद एक ईंट रखते चले जा रहे हैं और वो ईंटें बड़ी जहर आलूद सी हैं। इसकी कैसे सफाई की जाए, इसको कैसे कम किया जाए, जो एक एनिमोसिटी सी है माहौल में, तलखी जिसे कहते हैं ना, तलखी है। और बेसिकली पता है एक बात ये है कि बाकी सारी चीज़ें साइड पे, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो उस लेवल की जो हम अपने यहाँ देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो वैसे ही आपका मोरल डाउन हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, पोलराइजेशन बढ़ जाती है। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें हैं जिसमें हम सारे इत्तेफाक करते भी हैं, सारे पॉलिटिशियंस भी इत्तेफाक करते हैं, तो उन्हीं को बेस बनाए ना। तो ये हमारी हमने तमाम ही सियासी जमातों से रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमारे साथ हैं तलाल चौधरी साहब PMLN से, वलीद इकबाल साहब होंगे हमारे साथ PTI से, पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी भी हमें ज्वाइन करेंगी, जमात इस्लामी के मनम जफ़र और अवाम पाकिस्तान पार्टी के डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से भी हमने रब्ता किया है। और उनसे पूछा क्या है, सवाल हमने ये पूछा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, माशी तरक्की और मजमूई बेहतरी के लिए साफ नज़र आ रहा है कि तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, तो इत्तेफाक राय बनाना पड़ेगी, कोई मिसाक, कोई कमिटमेंट जो है वो डेफिनेटली करना पड़ेगी। तो इसके लिए कौन क्या किरदार अदा कर सकता है? तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल साहब बताइएगा, कौन किरदार अदा करेगा, कैसे कम होगा ये जो माहौल है, इसमें नफरतें कैसे कम होंगी, इत्तेफाक राय कैसे पैदा होगा? तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक, और हमें इस बात का तजदीद अहद करना चाहिए आज कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, हम उसको उस तरह का पाकिस्तान बनाने में भरपूर अपना रोल प्ले करेंगे। अभी तक वो कायदे आज़म के ख्वाबों का पाकिस्तान हम नहीं बना सके, लेकिन हमने इसको बनाना है, आज हम ये वादा करेंगे। आपने जो सवाल किया 14 अगस्त के हवाले से, मेरा ख़्याल है हर एक को ये सोचना चाहिए, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, जब तक अदारे अपना अपना काम नहीं करेंगे, जब तक तमाम पार्टियां, सियासी पार्टियां ये सोचकर कि ये मुल्क उस वक़्त तरक्की करेगा, चलेगा जब यहाँ पर सियासी इस्तेकाम होगा। और इसके लिए हमने तो पहले भी, आप 2013 से 18 देख लें, सारी पार्टियों को तमाम कौमी मसाइल पर साथ बिठाते रहें। कोई जितना मर्ज़ी कोई इस्तीफ़े देता था, धरने देता था, लेकिन हम उसे फिर भी टेबल पर बैठाते थे, कानून साजी के लिए, कौमी मफाद के फ़ैसलों के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के, पाकिस्तान के CPEC का जैसे प्रोजेक्ट के लिए। तो हम तो हमेशा इस बात के दायरे हैं। अभी भी ज़रूरत है, पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी की पोजीशन अच्छी नहीं है, दोबारा से दहशतगर्दी
के ख़िलाफ़ भरपूर एक और ऑपरेशन और जंग हमें मिलकर करनी पड़ेगी। और ये जब तक सियासी पार्टियां इकट्ठा हो के नहीं होंगी तो ये कामयाब नहीं होगी। और जब तक दहशतगर्दी ख़त्म ना हो, जब तक सारी एक सियासी इस्तेकाम मुल्क में ना हो, तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। मुआशी इस्तेकाम आएगा तो गरीब का चूल्हा चलेगा, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज चलेगी, रुपया मजबूत होगा, मईशत चलेगी, आम आदमी का घर चलेगा। तो इसके लिए नून लीग तो हमेशा तैयार रहती है और अब भी तैयार है। That was nice to hear, Talal Chaudhry साहब. Thank you for being with us. यानी in principle everybody really सियासी इस्तेहकाम आएगा, मौशी इस्तेहकाम आएगा, फिर ज़ाहिर है रुपया मजबूत होगा, कुछ लोगों के मसाइल कम होंगे तो माहौल भी बेहतर होगा, मुल्क का ओवरऑल माहौल भी बेहतर होगा, घरों का माहौल भी बेहतर होगा, जहाँ हर टाइम ये टेंशन लगी हो। देखिए आप जब हम ये डायरेक्ट सवाल करते हैं तो पता चल जाता है कि ये समझते हैं, सारे समझते हैं, बट देन व्हाई कांट दे कम टू द सेम पेज। ये सवाल हमने शाज़िया मरी साहिबा और वलीद इकबाल साहब के सामने भी रखना है। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान आपको पता है दुनिया भर में मुख्तलिफ साइंसी मज़ामीन के आलमी मुकाबले हुए हैं और पाकिस्तानी तलबा एक के बाद एक मुकाबले में अपना टैलेंट मनवा चुके हैं। बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स के बाद अब पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में भी हमारे तलबा ने दिल खुश कर दिया। फिलीपाइंस में हुआ ये और इस इवेंट में पाकिस्तान ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हाउ अबाउट दैट। और हमारे साथ मौजूद हैं सिल्वर मेडलिस्ट सुलेमान नुमान और साथ ही सुभान काशिफ भी हमारे साथ हैं। बोथ आर सिल्वर मेडलिस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक सुभान एंड सुलेमान, जश्न आज़ादी मुबारक। व्हाट अ डे कि आपने आज हमें ज्वाइन किया है। हम वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान को और यूथ को एंड एनीबडी हु ब्रिंग्स एनी एक्कोलेड टू पाकिस्तान। अब हम ज़रा ब्रास टैक्स पे आ जाते हैं। न्यूक्लियर साइंस मतलब ये क्या हो रहा था इस ओलंपियाड में, कौन समझाएगा हमें, सुभान या सुलेमान? सुभान स्टार्ट कर ले पहले। जी सुभान। ओके सुभान, आप बताएं सवाल क्या था आपका? कि आप हमें एक्सप्लेन करें ना कि ये न्यूक्लियर साइंस का पहला क्या है और आपको साथ ही हमने मुबारकबाद भी दी है। तो न्यूक्लियर साइंस का ये पहला ओलंपियाड था। इसमें बेसिकली जो है न्यूक्लियर साइंस के साथ साथ फिजिक्स भी काफ़ी इन्वॉल्व थी। तो हमारे 2 किस्म के पेपर हुए थे इसमें, एक थ्योरेटिकल हुआ था और एक एक्सपेरिमेंटल हुआ था। थ्योरेटिकल में बेसिकली जो सवाल होते हैं न्यूक्लियर साइंस रिलेटेड सवाल थे, रेडियो एक्टिविटी आ गई और फ्यूजन फिजन जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं ऐसे सवाल आ गए, डोज आ गई, ऐसे सवाल थे हमारे और इनके सीधा आंसर देने थे। और जो एक्सपेरिमेंटल था उसमें हमें मेजर करना था, डाटा वगैरह लेना था, ये रेडियो एक्टिव सैंपल्स वगैरह का डाटा लेना था और कंप्यूटराइज था वो सारा। तो उसमें हमने डाटा लिया और आंसर्स वगैरह जो भी सवाल थे उनके आंसर किए। लवली। सुलेमान, अब आप बताइए कितने ममालिक से स्टूडेंट्स इसमें शिरकत कर रहे थे, क्या तैयारी थी? आपकी तैयारी में भी बहुत से लोगों ने, इदारों ने किरदार अदा किया, वो ज़रा हमें अपना जर्नी बताइए। मुल्क तो काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे यहाँ पे, जो हमें जिनसे हमारी ज़्यादा इंटरेक्शन हुई थी वो तो मुस्लिम कंट्रीज ही थी। जिस तरह के जो हमने दोस्त बनाए थे वो बहरीन के थे, सऊदी, ईरान, जॉर्डन, इस तरह के कंट्रीज के बच्चों से ज़्यादा हमारी इंटरेक्शन हुई थी क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज थे इसलिए। इसके अलावा जो टीचर्स ने हमें तैयारी कराई थी वो प्यास के अंडर जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी। 1 महीने का कैंप हुआ था हमारा। उनकी तरफ से ये मतलब कैंप स्पॉन्सर था प्यास की तरफ से। प्यास का और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का उनका एक जॉइंट मिशन था जिसके थ्रू फंडिंग की गई हमारे मतलब इस सब की। जो इंटरनेशनल ट्रैवल था, वहाँ का एक्सपेंस, खाना, वो सारा IAEA के अंदर हैंडल हुआ था। और यहाँ पे जो सारा हमारा पढ़ाई वगैरह थी और कैंप का खर्चा वो PIC के अंदर आया था। तो जो सारी तैयारी हुई थी वो प्यास के अपने टीचर्स ने ही कराई। अच्छा सुलेमान, क्या एज था आपका, मतलब कि इतने मुल्कों के स्टूडेंट्स थे और ऑब्वियसली ब्रेनियक्स होंगे, जीतने के लिए आए होंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों का क्या एज था? किस तरह जजेस कन्विंस हुए कि यू डिजर्व दिस मेडल? ये है कि जो कंट्रीज आई थी ना उनके अंदर जो न्यूक्लियर पावर थी, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी था उन कंट्रीज के अंदर, बाकी इतनी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर नहीं थी जो साथ आई थी हमारे। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट था। तो ऊपर से जो हमारे डायरेक्ट जो सबसे हमें न्यूक्लियर एनर्जी का इदारा की तैयारी करा था, प्यास में ही तैयारी कराई थी हमें। यहाँ पे प्यास में रिसर्च रिएक्टर्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो
टीचर्स को ज़्यादा, मतलब हमारे पास थे ही न्यूक्लियर के टीचर्स थे, जबकि बाकी ममालिक में ये था कि इतना आगे वो न्यूक्लियर में नहीं डेवलप किया उन्होंने, तो उनके पास जो टीचर थे वो फिजिक्स के थे, हमारे पास प्योर न्यूक्लियर के टीचर थे, तो इसलिए हमारे पास एच था और हमने बेटर परफॉर्म किया बात उसका। ज़बरदस्त, ये बड़ा अहम डिफरेंस है क्योंकि वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर, तो हमारे पास रिसर्चर्स ज़्यादा हैं, हमारे पास प्रोफेसर ज़्यादा हैं इस फील्ड के। अब सुभान, आप दोनों की सिलेक्शन कैसे हुई थी और आगे क्या परस्यू करना है? यू ऑल्सो वांट टू बी अ न्यूक्लियर फिजिस्ट साइंटिस्ट? तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो था कि ना पूरे पाकिस्तान भर में एक टेस्ट होता है 90 के अराउंड, NHTC के नाम से होता है। ये पूरे पाकिस्तान से बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं और इसमें से जो टॉप 50 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं ना, उनको फर्दर तैयारी चलाई जाती है कैंप में और उनके फर्दर टेस्ट होते हैं। फिर इससे टॉप 15 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, फिर फर्दर तैयारी और टेस्ट होते हैं, फिर टॉप 4 सिलेक्ट होते हैं, जैसे हम 4 सिलेक्ट हुए हैं। तो फ्यूचर का जो प्लान है फिलहाल वो तो न्यूक्लियर साइंस की तरफ ही, लेकिन फिजिक्स की तरफ तो है मेरा ज़्यादा, न्यूक्लियर साइंस प्योर तो मेरा फिलहाल नहीं। चलिए, लवली, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर मेंटोर्स एंड योर टीचर्स एज वेल। सुभान काशिफ, सुलेमान नोमान दोनों हमारे साथ थे। फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में हमारे बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जबरदस्त, मतलब हु वुड इवन थिंक, यू नो, क्या ब्रेनियक्स हैं हमारे बच्चे। अभी और बड़ी बात, वज़ीर आज़म ने बात ही की और सबसे ज़्यादा अहम बात उन्होंने ये की है कि माशी इस्लाहात के लिए एक माशी प्रोग्राम उन्होंने मुरत्तब किया है, एज़ इन उनकी टीम ने मुरत्तब किया है, जो चंद दिन में वो पेश कर देंगे। और बिजली की कीमतों में कमी का भी वादा किया है। इसी पे हमने माहिर मईशत कुछ जहमत दी है। मोहम्मद सुहेल साहब सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर है इसकी सुनगुन तो ठीक है, वज़ीर आज़म कोई माशी प्लान लाने वाले हैं। आप बताइएगा सुहेल साहब। अच्छा, ये यही ऐलान है जो वो ये आज करने भी वाले थे। इन एनी केस हमने एक सवाल जो है वो सारों से हम पूछ रहे हैं, लेकिन पहले तो हमें सुहेल साहब ने ज्वाइन किया। तो हुकूमत आज से एक नए इकोनॉमिक विजन का ऐलान कर रही है, जो कि अभी हो भी गया, और बहुत सी बातें हैं उसमें, लेकिन लिबरलाइजेशन को फ़रोग़ देने की भी बात हो रही है। इन इक़दामात के अज़्म का अयादा भी किया गया है। मईशत को कितना फ़ायदा होगा, या कुछ आउटलाइंस आपके कानों में पड़ी हैं जो चंद दिन में वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे इस मौशी प्लान का? क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हुकूमत एक प्लान देने वाली है, क्योंकि जब से हुकूमत आई थी वो फायर फाइटिंग कर रही थी और IMF का प्रोग्राम लेने में मसरूफ़ थी। तो अब पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत एक प्लान दे रही है, मगर इस प्लान के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हमने माजी में देखा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अच्छे प्लान नाकाम हो जाते हैं। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हुकूमत एक रियलिस्टिक प्लान दे पाकिस्तान के माशी हालात को देखते हुए। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक रिसेशन में है, जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, एक्सटर्नल अकाउंट के चैलेंजेस है। तो एक ऐसा प्लान हो जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, और बहुत ज़्यादा हायर एक्सपोर्ट का टारगेट, बहुत ज़्यादा GDP का टारगेट जो अचीव नहीं हो सके वो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि मुख्तलिफ हुकूमतें इकोनॉमिक ग्रोथ जब करने जाती हैं तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और रिजर्व गिर जाते हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब आ जाता है। तो मेरी तो विश यही होगी कि हुकूमत एक ऐसा प्लान दे जो अचीवेबल हो और जो रियलिस्टिक हो। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मोहम्मद। ऐसा प्लान तो सर्टनली होना चाहिए जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो, और उसमें एक्चुअली कुछ किया जाए। वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू दिस प्लान जो कि वज़ीर आज़म चंद दिन में करेंगे अबाउट अचीवेबल टारगेट्स। तो एक सवाल जो है हमने पिछले घंटे में भी पॉलिटिशियंस के सामने रखा था, तलाल चौधरी साहब ने भी अपना जवाब दिया था। अब वी हैव शाजिया मरी साहिबा एंड वलीद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सवाल जरा दोहरा देते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, माशी तरक्की और मजमूई बेहतरी के लिए साफ नज़र आ रहा है कि तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। तो इत्तफाक राय जो है वो भी बनाना पड़ेगी, कोई मिसाक, कोई कमिटमेंट करना पड़ेगी। अब दिस इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट जिसे कहा जाता है। इसके लिए कौन क्या किरदार कर सकता है? शाजिया मरी साहिबा, आप बताइएगा। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, मौशी तरक्की और मजमूई बेहतरी के लिए यूँ तो पूरी कौम को अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ख़ास तौर पर ये पूछा जाए तो जो सियासी जमातें हैं, जो बुनियादी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए डायलॉग की भी ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट कमिटमेंट की भी ज़रूरत है। मिसाक जमहूरियत जैसा एक ऐसा पैक्ट होना चाहिए
जिसमें हम पाकिस्तान को अपना मकसद बनाएं, पाकिस्तान की तरक्की को, उसकी सालमियत, उसके इस्तेहकाम को अपना मकसद बनाएं, और जो अपनी ज़ाती अना है, जो नफ़रत और तकसीम की जो सोच है, उसको हमेशा के लिए तर्क करें और पाकिस्तान को अपना कॉज बनाकर मिलकर काम करने का सच्चा अज़म करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अब बातें तो सभी अच्छी करते हैं, ये आज के दिन की खास बात है या फिर कुछ और बात है? अगर यही बातें बाकी साल भी हम कंटिन्यू करें, एज इन 14 अगस्त एंड ऑनवर्ड्स, और कोशिश करें सब लोग मिलके, और ये जज्बा हमें चाहिए। शाजिया मनी साहिबा ने भी बड़ी अच्छी बात की, तलाल चौधरी साहब से भी जब हमने पिछले घंटे में बात की थी, उन्होंने भी यही चीज़ें दोहराई, तो हम फिर सवाल एक बन जाता है ना कि व्हाई कांट दे ऑल गेट अलोंग, समटाइम्स दे डू, समटाइम्स होने की बात हो ही रही है तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो चले, दे ऑलरेडी गेटिंग अलोंग, हाँ, लेकिन एक पार्टी जो गेट अलोंग नहीं कर रही है वो है पीटीआई। वलीद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वलीद इकबाल साहब, हम नहीं दोहराएंगे सवाल दोबारा, लेकिन बेसिकली कौन क्या किरदार जो है वो अदा कर सकता है इन ब्रिंगिंग द नेशन टुगेदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे आपको, आपके चैनल को, आपकी तमाम टीम को और आपके नाजरीन को बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक हो। यौम आज़ादी तो है और हम आज़ाद तो हो गए थे 14 अगस्त 1947 को। मुआशी तरक्की हो या सियासी इस्तेहकाम हो या हमारी मजमूई जो है बेहतरी हो, ये सब जो है अभी हम इनका जो है ये ऐसी मनाजिल हैं जिनको हम हासिल करने में अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिल रही, और उसके लिए ठीक है इत्तफाक़ राय तो दरकार है, लेकिन सबसे अहम कुछ ऐसे उसूल हैं जिन पे अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। और इतनी सारी 7 और अब तो 8 होने वाली दहाइयाँ जो हैं, उनमें हम उनके साथ अपनी वफादारी का नहीं कर सके उन पे अमल दरामद, और वो कुछ ऐसे उसूल हैं जो पाकिस्तान की बुनियाद और पाकिस्तान की क़याम के साथ मुंसलिक हैं। पाकिस्तान का क़याम जो था, पाकिस्तान की बुनियाद जिन असूलों पे रखी गई, वो एक तो सबसे पहले एक मुकम्मल तौर पे आइनी और जमहूरी जद्दोजहद थी। जब तक हम उन अक़दार पे वापस नहीं जाएंगे, उन उसूलों पे वापस नहीं जाएंगे, उनके ऊपर सही अमल दरामद को नहीं जब तक हम जो है यकीनी बनाएंगे, हम इसी तरह से कशमकश में ही रहेंगे कि सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है, मुआशी तरक्की भी जो है वो कुछ हमसे दूर ही रह रही है, और हमारी इज्तिमाई बेहतरी भी जो है वो भी जो है एक ख्वाहिश है, एक असलियत नहीं है। चलिए जी, थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव वलीद साहब। अभी हम एक और नई सियासी जमात, लीडर तो पुराने हैं, सियासतदान तो पुराने, लेकिन सियासी जमात नहीं है, अवाम पाकिस्तान। हाँ, अवाम पाकिस्तान पार्टी, और आपको पता है कि इट वाज स्टार्टेड बाय मिफ्ता इस्माइल साहब अलोंग विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया, और आपसे भी मिफ्ता साहब यही सवाल है कि क्या करें कि अब नफरतें जो हैं और दूरियां जो हैं ख़त्म हों और कलेक्टिवली मुल्क के लिए, आवाम के लिए काम किया जाए। इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर कोई रास्ता निकालें, मुल्क को इस जमूद से निकालने के लिए, इस बहरान से निकालने के लिए, और ना कि सिर्फ सियासतदान बल्कि दीगर इदारे जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें फ़ौजी भी शामिल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, जिसमें और स्टेक होल्डर्स मसलन मीडिया हो गया, मसलन साहिब इंडस्ट्री जो लोग हों वो हो गए, जिसमें मौलवी साहिबान हो गए, ये सब लोग बैठ के पाकिस्तान का एक रास्ता निकालें। हम 90 की दहाई तक इस जनूबी एशिया में सबसे अमीर मुल्क थे, आज हम गरीब तरीन मुल्क हो गए हैं अफ़गानिस्तान को छोड़ के। तो हम ये बात समझनी चाहिए कि हमारा निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, और हमारे मुल्क में हम फंडामेंटल गलतियां कर रहे हैं, बुनियादी गलतियां कर रहे हैं अपने मुल्क को चलाने में, और हमारा निज़ाम जो है वो एक यकतरफा निज़ाम हो गया है, एक ज़ालिमाना निज़ाम हो गया है। तो हमको ये निज़ाम बदलना होगा और हमको अपने मुल्क को बेहतर पटरी पे चढ़ाना होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले एक मरतबा तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें,
कुछ रूल्स ऑफ द गेम सेट करें, कुछ कवानीन, कुछ मुआहदे करें कि जिसके तहत मुल्क चलेगा, और उसके बाद वो जब सेट हो जाए तो साल 2 साल में एक और इलेक्शन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अगर हम इक़्तिदार की सियासत को नहीं छोड़ेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। इस मुल्क में गुर्बत बढ़ती रहेगी, इस मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी, इस मुल्क में बिजली के बिल नाकाबिल बर्दाश्त तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मज़ीद बढ़ जाएंगे। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक टेबल पर आएँ। और मैंने ये बात हुकूमत से इसलिए शुरू की थी कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इस मामले में पहल उठाए। आपने अच्छी बात की है, और रूल्स ऑफ द गेम की जो आपने बात की है, ताकि वो रूल्स जो हों वो सेम हो सारों के लिए, दैट वुड बी अ गुड वे टू स्टार्ट। ठीक है जी, वी कैन सी यू टुमारो।